आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संगीत में राग। यानी हमारा जो भारतीय संगीत में उसमें राग क्या है, राग किसको कहते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। हमारा भारतीय संगीत जो है राग पर आधारित है। सही जो स्वरूप है वो राग के द्वारा हम उसको दिखा सकते हैं। सबसे पहले हम राग की डेफिनेशन, राग की परिभाषा क्या है उसके बारे में बताएंगे कि राग स्वरों और वर्णों से विभूषित उस सुंदर रचना को कहते हैं जिससे श्रोताओं को सुनकर खुशी, आनंद की प्राप्ति होती है। जैसे कि अभिनव राग मंजरी में इस परिभाषा को इस प्रकार बताया गया है। यो अयम ध्वनि विशेषस्तु स्वर्ण वर्ण विभूषिता रंजको जन चित्ता नाम स राग कथितो बुध। अर्थात ध्वनि की उस विशिष्ट रचना को जिसमें स्वर और वर्णों के कारण सुंदरता विद्यमान होती है और मनुष्य के मन को, चित्त को रंजन करने में सक्षम होती है और जो श्रोताओं के मन को प्रसन्नता प्रदान करे, उसे हम राग कहते हैं। राग में स्वर और वर्णों का दोनों का होना ही आवश्यक है। राग के क्या नियम हैं? सबसे पहले हम राग के नियमों की बात करेंगे कि जो राग है किसी न किसी थाट से उत्पन्न होना चाहिए। राग में कम से कम 5 स्वरों का होना आवश्यक है। नेक्स्ट, राग में कभी भी सा जो स्वर है उसको कभी वर्जित नहीं कर सकते, क्योंकि ये की नोट स्वर होता है। ये की नोट होता है, इसके ऊपर हम सारा जो संगीत है आधारित होता है और ना ही इसको कभी वर्जित किया जा सकता है। और किसी भी राग में मध्यम और पंचम ये दोनों स्वर एक साथ वर्जित नहीं किए जा सकते। और राग में एक ही स्वर के दो रूप कोमल और तीव्र एक दूसरे के बाद यानी कि इकट्ठे एक के बाद एक लेना मना होता है। लेकिन दक्षिण भारतीय संगीत में ऐसा कुछ नहीं है, वो इस नियम के विपरीत है। जैसे ललित है, बिहाग है, केदार है आदि ऐसे राग हैं जिनमें एक ही स्वर के कोमल और तीव्र दोनों रूपों को एक साथ एक के बाद एक लिया जा सकता है। ये जो राग हैं इस नियम के अपवाद स्वरूप है। जैसे पहले हमने बात की कि थाट जो है उसमें खाली आरोह होना ही उससे आरोह होना ही पर्याप्त है, लेकिन राग में आरोह तथा अवरोह दोनों का होना ही आवश्यक है। तभी वो आरोह से राग का स्वरूप स्पष्ट अच्छी तरह से हो पाता है। दोनों का होना ही आवश्यक है। राग में वाद्य संवादी स्वरों का होना आवश्यक है, क्योंकि राग में वाद्य स्वर का महत्व होता है और इस स्वर की प्रधानता होती है जिसके ऊपर राग का पूरे जो सौंदर्य है आधारित होता है। और सबसे पहले जो हमने बात की थी कि राग में रंजकता, तो वही कि अगर राग में ऐसा कॉम्बिनेशन जिससे रंजकता निकले, अगर उसमें मिठास ना हो, रंजकता ना हो, तो हम उसको राग नहीं कह सकते। थाट और राग की तुलना के बारे में हम ये बताएंगे कि थाट में खाली आरोह होना ही पर्याप्त है, लेकिन राग में आरोह तथा अवरोह दोनों का ही होना आवश्यक है। थाट की उत्पत्ति जो है सप्तक के 7 स्वरों से होती है। इन स्वरों से किसी राग स्वर का शुद्ध और विकृत रूप कोई भी प्रयोग हो सकता है, लेकिन राग की जो उत्पत्ति है वो थाट से होती है। थाट में 7 स्वर होने आवश्यक है, लेकिन राग में 7 से कम स्वर भी हो तब भी राग बन सकता है। राग के नियमानुसार राग में कम से कम 5 स्वरों का होना ही आवश्यक माना गया है। और थाट में 7 स्वरों को क्रमानुसार होना चाहिए, जैसे सारे गामा पाधा नी। और राग में स्वरों का जो क्रम है वो ज़रूरी नहीं होता, आगे पीछे भी कर सकते हैं, यानी कि वक्र रूप भी स्वरों का प्रयोग किया जा सकता है। थाट में केवल आरोह का होना आवश्यक माना गया है। केवल आरोह से थाट पहचाना जा सकता है, लेकिन राग में आरोह तथा अवरोह दोनों अनिवार्य हैं। केवल आरोह से सभी रागों को पहचान नहीं सकते हैं। और नेक्स्ट है राग में आरोह अवरोह के स्वरों से भिन्नता होती है, जिस कारण राग की अलग अलग जातियां बनी हैं। थाट की कोई जातियां नहीं होती हैं और ना ही थाट में रंजकता होनी आवश्यक है, जबकि
राग में रंजकता इसका प्रधान लक्षण है। रंजकता के बिना कोई राग हो ही नहीं सकता। और लास्ट में है थाट का जो नामकरण है उसी से उत्पन्न किसी प्रसिद्ध राग के नाम पर किया जाता है जो आश्रय राग कहलाता है। जैसे बिलावल, कल्याण आदि रागों के नाम पर ही रखे गए हैं। राग जो है वो थाट से उत्पन्न होता है, परंतु उसका जो नाम है वो स्वतंत्र होता है, परंतु उसका नाम स्वतंत्र रूप से दिया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि राग को कोई भी नाम दिया जा सकता है। नेक्स्ट, सप्तक के शुद्ध और विकृत 12 स्वरों से गणित के आधार पर 72 थाटों की उत्पत्ति संभव है, परंतु हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में केवल 10 थाट ही प्रचलित है। 72 थाटों के अनुसार आरोवरों करने से गणित के आधार पर 34,848 रागों की उत्पत्ति संभव है, परंतु प्रचार में केवल 200 के लगभग ही राग हैं। इनमें से कुछ भी जो है कुछ अधिक प्रचलित है और कुछ कम प्रचलित है।